हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उनके प्रमुख कहानी कफन के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे। मैं प्रीवियस क्लास में कफन के बारे में क्या बताई थी, कफन का मतलब क्या है। मतलब कफन जो है एक अरबी का एक शब्द है जिसका अर्थ है अंत्येष्टि में प्रयोग किया जाने वाला श्वेत वस्त्र जो मृत व्यक्ति के शरीर पर डाला जाता है कि नहीं। और ये भी मैं बताई थी कि यह कहानी एक यथार्थवादी कहानी है और इस कहानी में समाज में व्याप्त शोषण व्यवस्था और उनके दुष्परिणामों को सशक्त ढंग से अभिव्यक्त कैसे किया जाता है, ये भी इस कहानी में वर्णन किया गया है। और ये भी मैं बताई थी कि माधव की मतलब जो इस कहानी के जो पात्र है माधव की आलसीपन, निकम्मापन, दरिद्रता तथा भूख उनके इतने निम्न स्तर पहुंचा देती है, इस कहानी में ये दिखने को मिलता है। और ये भी मैं बताई थी कि यह कहानी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है जो चांद हिंदी पत्रिका के प्रकाशित हुआ था। कब? अप्रैल 1936 में। और प्रेमचंद ने पहले उसे उर्दू में लिखा था और उर्दू पत्रिका के जामिया पत्रिका में 1935 में मतलब 35 में छपी थी। और मैं क्या बताई थी ना, यह कहानी उस सामंतवादी पूंजीवादी परिवेश तथा आर्थिक वैषम्य से जुड़ी हुई है जिसमें मनुष्य मानवता के अनिवार्य गुणों को भी सहज ढंग से चुनने के लिए विवश हो जाता है कि नहीं। मैं ये सब प्रीवियस क्लास में बताई थी। और मैं क्या बताई थी, ये जो कहानी, इस कहानी के पात्र कितने हैं? 3 पात्र। कौन कौन है? घीसू, माधव, बुधिया। घीसू कौन है? जो माधव के पिता, माधव घीसू के पुत्र, और बुधिया माधव की पत्नी थी। और इस कहानी में बुधिया का चरित्र किस तरह का है? यहाँ पर बुधिया का चरित्र मूक है, मतलब कहानी में बुधिया कुछ भी नहीं, मतलब बुधिया की संवाद कुछ भी नहीं है यहाँ पर, इसीलिए बुधिया का चरित्र मूक है। पूरी कहानी घीसू और माधव के इर्द गिर्द में घूमती है। और ये जो दोनों घीसू और माधव, ये दोनों बहुत ही आलसी, कामचोर, शराबी है, गैर मतलब शराबी और गैर जिम्मेदार पात्र थे। और इस कहानी में क्या देखने को मिलता है ना, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक थी। पहले वर्ष ही माधव का विवाह किसके साथ हुआ था? बुधिया के साथ हुआ था। बुधिया कैसे थी? गर्भवती थी। वो दर्द से कराह रही थी और इधर बाप बेटे क्या कर रहे थे ना, भून हुए आलू खा रहे थे। बुधिया के पति उसे देखने इसीलिए नहीं जा रहे थे कि कहीं उसके पिता वो आलू खा ना जाए। ठीक है, तो आलू खा जाने के बाद वो दोनों क्या करते हैं ना, वही सो जाते हैं और सुबह उठकर देखते हैं कि बुधिया मर चुकी है। तो अपनी पत्नी के कफन के लिए वो दोनों भीख मांग कर लाते हैं, जिसकी वो मतलब ठेके पर जाकर शराब पी लेते हैं और सोचते हैं कि पत्नी के कफन के लिए पड़ोसी खुद कुछ पैसे इंतजाम कर देंगे। तो ये इस कहानी में मतलब मैं प्रीवियस क्लास में ये बताई थी। देखिए, कफन कहानी जो है, आज हम कफन कहानी की समीक्षा देखेंगे। तो मैं जो अभी बताई, जो मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ, अब मैं जो बताई ये कफन कहानी की कुछ समीक्षा है। तो देखिए, कफन जो कहानी है इसमें जो 3 पात्र है, घीसू, माधव और बुधिया।
तो घीसू और उसका बेटा जो माधव, वो दोनों झोपड़ी के द्वार पर अलाव के सामने बैठे हुए थे। और अंदर माधव की स्त्री कौन है, बुधिया, वो गर्भवती वेदना में पछाड़े खा रही थी। और बाप बेटे खेत से खुद कर लाए हुए आलू भून कर क्या कर रहे थे, खा रहे थे। और घीसू माधव से कहता है कि वो अंदर जाकर उसकी हालत देख आए, लेकिन माधव चिढ़कर कहता है कि मरनी है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर मैं क्या करूं। तो इतना कहने से पश्चात माधव घीसू से कहता है कि तुम ही जाकर क्यों नहीं देख आते। घीसू ससुर, मतलब इस कहानी में घीसू जो है वो बुधिया के ससुर है। तो घीसू ससुर होने के नाते बहू के सामने जाने से मर्यादा उल्लंघन की बात कहता है। उसे तन की सुध भी नहीं होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। तो घीसू और माधव दोनों को आलू का लालच जाने न देता था। माधव को भय था कि वो झोपड़ी में गया तो घीसू आलू का बड़ा भाग साफ कर देगा। और घीसू को भी माधव से ऐसी ही आशंका थी। तो घीसू और माधव दोनों ही कामचोर थे। तो इससे ये पता चल जाता है कि वो जो बाप बेटे घीसू और माधव, वो दोनों क्या थे, कामचोर थे। कैसे ना, किससे मतलब कैसे पता चल जाता है कि घीसू और माधव दोनों कामचोर है ना। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम चाहता है, और माधव आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसीलिए उन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी। 2-4 फाके हो जाने पर ही घीसू क्या करती है, पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता है और माधव बाजार में बेच आता है। जब तक पैसे रहते हैं तब तक कोई चिंता नहीं रहती। और फाके की नौबत जो है वो आ जाने पर ही वे मजदूरी करने या लकड़ियाँ तोड़ने की सोचते हैं। उसके घर में फट्टे, चिथड़े और 2-4 बर्तनों के अतिरिक्त कुछ नहीं था उनके घर में। और कर्ज से उन दोनों लदे हुए थे, और महाजन की गालियों को भी उन्हें चिंता नहीं थी। और वे इतने गरीब थे कि वसूली की आशा न होने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ उधार दे दिया करते थे। और वो दोनों दूसरे के खेत से मटर आलू क्या करते, चुरा कर लाते, और इसी आकाशवृत्ति से प्राय अपना पेट भर देते थे। जब माधव की स्त्री आई, मतलब शादी कर आई थी, तो इस खानदान की व्यवस्था कुछ ठीक हुई, सुधार आई। वो पिसाई कर और घास छील कर एक शेर भर आटे का प्रबंध कर लेती थी, और इन निकम्मों, जो दोनों बाप बेटे निकम्मों का पेट भरती रहती थी कौन, बुधिया ने। घीसू और माधव अकड़ने लगे थे। जब कोई काम पर बुलाता वे दूनी मजदूरी मांगते थे। आज वही आज वही औरत, जो बुधिया जो औरत, वो प्रसव वेदना से मर रही है, और ये दोनों उसके शीघ्र मर जाने पर आराम से सो जाने के इंतजार में थे। और आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और अलाव के सामने ही अपनी धुतिया ओढ़कर पाँव पेट में डालकर ही सो गए। और सवेरे जब हुआ, माधव जब कुठर में गया तो उसने स्त्री को मरा पाया, और माधव भागा हुआ किसके पास आया, घीसू के पास आया। दोनों हाय हाय करके छाती पीटने लगे, और पड़ोसी आकर मर्यादा के अनुसार उनको समझाने लगे। जो जैसे परंपरा होती है, कोई व्यक्ति मरने के बाद पड़ोसी आकर कैसे सांत्वना देते हैं, उसी तरह वही हुआ। घर में एक पैसा न था। अब बाप बेटे कफन के प्रबंध के लिए कुछ रुपए मांगने के लिए गांव के किसके पास गए, जमींदार के पास गए। और
किसके पास गए? जमींदार के पास गए। वो उनकी सूरत से नफरत करता था, मतलब जमींदार जो है वो बाप बेटे को क्या करता था? नफरत करता था। परंतु जैसे से मतलब उसने 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, तो गांव के बनिए और महाजन से भी कुछ न कुछ पैसे मिल गए। वो कहीं से कहीं पैसे इंतजाम कर दिए। इसी प्रकार 5 मतलब उसे मांग कर, दूसरे लोगों को मांग कर वो 5 रुपए इकट्ठा कर दिए। तो इसी में 5 रुपए की एक अच्छी रकम भी हो गई। कहीं से नाज और कहीं से लकड़ियाँ भी मिल गई, मतलब इकट्ठा कर दी। इसके पश्चात वो दोनों कहाँ गए? बाजार गए। वो एक हल्का सा कफन लेने के लिए दुकान गए। तो इसे वो दोनों दुकान से इस दुकान पर घूमते रहे। तो इसके पश्चात दोनों किसी देवी प्रेरणा से मधुशाला में पहुंच गए। ठीक है। और जब वो मधुशाला में पहुंचे तो घिसू ने शराब की एक बोतल ली। कुछ चिरूना और तली हुई मछलियां भी आई। पीने के पश्चात घिसू ने कहा कि कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर कफन तो जल ही जाता है ना, तो कुछ बहू के साथ तो न जाता। तो उनको सबके अंतिम संस्कार भी चिंता नहीं रहती थी उन दोनों को। कितने गिरे हुए इंसान वो दोनों थे। वे अब लोगों को देने के लिए जवाब सोच लेते हैं कि कैसे, मतलब गांव के लोग को हम कैसे जवाब देंगे, क्या कहेंगे? कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए। वही लोग फिर रुपए दे देंगे। यदि हम झूठ बोल देंगे गांव के लोगों को कि पैसे खिसक गए, नहीं मिला, तो गांव लोग फिर से पैसे देंगे। तो उन दोनों पूरी बोतल समाप्त करके बाप बेटे नशे में डूब गए। दोनों खड़े होकर गाने लगे। क्या गाने लगे? ठगनी क्यों नैना चमकावे ठगनी। और अन्य प्रियककुड़ के आंखें इनकी की तरफ लगी हुई थी। वो शराब की दुकान में दोनों उछल कूद कर नाच गा रहे थे। अंत में नशे में बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। ये था इस कहानी का समीक्षा। और यदि हम कहेंगे तो ये कहानी की कसौटी के बारे में, तो ये श्रेष्ठ कहानी में ये विशेषता है कि कहानी वही श्रेष्ठ कही जा सकता है जिसका कि आदि मध्य और समाप्ति आकर्षणपूर्ण हो, है कि नहीं? तो उसी तरह ही हुआ। और यदि मैं कहूँगी ये कहानी मतलब प्रेमचंद जी की जो कफन कहानी है, यदि मैं कहूँगी कला की दृष्टि से सफल हुआ है ये कहानी। और ये जो कहानी है एक चरित्र प्रधान कहानी है, जो कि वो घिसू और उनके पुत्र माधव का मनोविश्लेषण करने में सर्वदा सफल हुई है। आलसी और कायर पिता पुत्र का सजीव चित्र उपस्थित हो जाता है इस कहानी में। झुपड़ी में स्त्री वेदना में तड़प रही है। उसकी चिंता बाप बेटे को नहीं है। उनमें से कोई उसकी दशा देखने को इसलिए नहीं जाता है कि इसी बीच में दूसरा आलू सफ़ा चट न कर जाएगा। और एक मतलब एक बारात के प्रसंग को उठाकर भी कहानीकार ने घिसू और माधव की मनोवृत्ति का विश्लेषण भी किया है प्रेमचंद जी ने, यदि हम कहेंगे। और ये कहानी पात्र योजना की दृष्टि से भी सफल हुआ है। कहानी के मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस कहानी के प्रमुख पात्र घिसू और उसका पुत्र माधव है। ये 2 पात्र ही प्रधान है इस कहानी में। घिसू की स्त्री तथा जमींदार आदि प्रसंग कथानक के विकास में सहायक होकर उपस्थित हुआ है। ठीक है। और यदि कहेंगे तो
घीसू जो है मुख्य पात्र जो है उसके चरित्र कैसा है ना। कफन कहानी का जो मुख्य पात्र है घीसू, वो आलसी, निकम्मा, शराबी और चालाक व्यक्ति है जो इस कहानी में दिखने को मिलता है। और वो पिछड़े हुए वर्ग के ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके चरित्र चित्रण का वर्णन भी इसी तरह है, जैसे मैं कहूँगी घीसू एक चमार जाति का है। वो अत्यंत गरीब है और कामचोर एवं कायर भी है। और क्या है ना, उनके जो चरित्र है, घीसू क्या है, एक चमार जाति का है। वह अत्यंत गरीब है और कामचोर एवं कायर भी है। सारे गांव में उसकी बदनामी भी हो रही है। उसे काम नहीं मिलता है। और घीसू जो है उनका, यदि हम उनके चरित्र के बारे में कहेंगे तो वो एक कामचोर आलसी है। कैसे ना, घीसू इतना कामचोर और आलसी है कि एक दिन काम करके 3 दिन आराम करता है। उसको विश्वास था कि भगवान उसको कहीं ना कहीं से दे ही देंगे। तो यही मतलब यदि कहेंगे तो आलसियों का मूल मंत्र है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसी तरह पूरी तरह ये मन में ये सुस्त थे। उसके बाद लोभी और लालची के बारे में यदि हम कहेंगे तो घीसू एक लोभी और लालची है। जैसे उसके आलसी और कामचोर स्वभाव ने उसे चालाक भी बना दिया था। वह माधव को भीतर इसीलिए भेजना चाहता था कि सारे आलू उसी के हिस्से में आ जाए। तो इसी लालच के कारण वो किसी के सामने हाथ फैलाने भी नहीं हिचकता। और वो घीसू एक शराबी भी है, मतलब इतना अधिक शराबी है कि पैसा पास आने पर बिना पिए हुए नहीं रह सकता। वो चंदा करके 5 रुपये कफन के लिए प्राप्त किए थे, किंतु उनको लेकर वो शराब खाने में पहुंच जाता है। और वो चालाक भी है। गांव वाले पूछेंगे कि कफन नहीं लाया तो रुपए क्या हुए, तो इसका जवाब भी सोच लेता है कि वो कह देगा कमरे में, मतलब कमर में से खिसक गए। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि घीसू एक ऐसे मनुष्य का चरित्र है जो पिछड़ा हुआ होने के कारण गांव के अंधविश्वासों, बुराइयों और कमजोरियों से युक्त हुआ है। ये इस कहानी में दिखने को मिलता है। और यदि हम कहेंगे तो प्रेमचंद गरीब किसानों की बेबसी और पीड़ा, उनके शोषण के सफल चित्र हैं। पर कफन कहानी एक सत्य का उद्घाटन करती है कि गरीबी तो बुरी ही है। तो उससे बुरी बात है आलसी, कामचोर और बेकार होना। तो इससे हम अज्ञानता की देन कह सकते हैं। पर यह अज्ञानता शब्दों की नहीं, किताबी विद्या की ही नहीं, वरन वैचारिक विभिन्नता है। मतलब बड़े बड़े अनपढ़, विचारवान, चरित्रवान, संयमी और संतुलित हो सकते हैं, पर जहाँ प्रसाद है, आलस्य है, कुछ न करने की मनोवृत्ति है, अथवा मुक्त खाने मौज करने की प्रवृत्ति है, जहाँ विनाश का तांडव नृत्य स्वाभाविक है। कफन ऐसे ही एक कहानी है कि बाप बेटे की कथा है। जो गरीब है, अशिक्षित है, श्रम से जो भागते हैं, जो दरिद्र होकर भी दारू शराब के प्रेमी है, जो कर्तव्य से विमुख है। ऐसा एक ही धर्म है, किसी प्रकार चोरी चमारी करके पेट पालना, जो किसान के साथ रह कर भी
रहकर भी श्रमिक नहीं होना चाहता है। मजदूरी से भी मजदूरी से जी चुराता है। बैठे कर ठाले खाने को मिलता रहे अजगर की तरह, यही जीवन का लक्ष्य है। स्वयं से ये चमार है, हरिजन है, जिनके प्रति समाज में सहानुभूति नहीं है, जो जन्म से ही दलित माने जाते हैं, जो उपेक्षित हैं, जो दीनता के लिए ही पैदा हुए हैं, जो अधीर होना जानते ही नहीं, जो संतुष्ट है अपनी स्थिति से, जिन्हें किसी प्रकार के संयम नियम की अपेक्षा नहीं करते हैं, जो ज्ञानी नहीं पर ज्ञान की बात करते हैं। जैसे जो माया ठगिनी, जो बुझते जानते हैं जिनके पास माया नहीं, पर वे माया से मुक्ति व महान उपलब्धि मानते हैं। जो संसार में रहकर भी सांसारिक सुख से वंचित है, सारी सुविधाओं से दूर, पर वे माया मोह के बंधन से मुक्त के पुजारी है। जिन्होंने जीवन में केवल दुख ही देखा है, तब भी वो उस दुख से जूझने का तैयार नहीं है। इसके उनके लिए मृत्यु ही दुख की दवा है। तो बाप बेटा घीसू और माधव दोनों पिया ककड़ है। कफन के पैसे के शराब पीने में मस्त है, कफन की चिंता से भी मुक्त है। कफन का पैसा फूंक ताप कर बराबर करने पर भी सुस्त है। तो घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही बोल देंगे जिन्होंने अब की दिया है। हाँ, अब की रुपए हमारे साथ न आएंगे। तो इतना ज्ञान है, उन्हें अज्ञानी कैसे कहा जा सकता है? ये दूसरे के दया के भरोसे रहने वाले हैं, अपने सामर्थ्य पर नहीं है। यह अहदीपन भारत के नस नस में दिखने को मिलता है। तो इसके साथ ही इन्हें इस दुनिया की खबर नहीं है, अपने भोजन की चिंता नहीं, घर में पड़ी लाश के कफन की फिक्र नहीं। हाँ, परलोक का ज्ञान है। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पूर्ण न होगा? तो माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। तो उनका आशीर्वाद उनकी पेट पूजा का फल है, किसी निस्वार्थ भाव अथवा दया का नहीं। कफन के पैसे उसी के नाम पर मिले थे जो उसी से बोतल पी गई और भरपेट माल उड़ाया गया। बची हुई पुरियां का पत्तल भिखारी को दिया गया। यह गौरव उस कफन के पैसे की ही देन है, किसी कमाई का नहीं। कमाई वाली तो मर गई, अब ये निठल्ले कामचोर कफन के पैसे पर भी हाथ साफ करने में पाप नहीं समझते। हाँ, इन्हें पुण्य का ज्ञान है। यह वैकुंठ में जाएगी दादा, वो वैकुंठ की रानी बनेगी। हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। ये बाप बेटे बात कर रहे हैं। तो मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। तो ये घीसू कह रही है। यह है भारतीय मनोवृत्ति। इस कहानी से ये देखने को मिलती है कि यह है भारतीय मनोवृत्ति, यह है अज्ञान की महिमा, यह है हमारी परंपरा की श्रृंखला जो हमें कर्म भीरु आलसी संसार से विमुख बना रही है, जो चेतावना की आड़ में जड़ता भर रही है, जो कर्तव्य की तरफ नहीं अनैतिकता की तरफ उन्मुख कर रही है, जो परलोक की चिंता करता है पर इस लोक से आंख मूंद कर आंख मूंद दी है, जो कि एक कहानी का अंत है। माधव बोला, मगर दादा बेचारे ने जिंदगी में बड़ा दुख होगा, कितना दुख झेलती मरी। वो आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चिंख मारकर। घीसू ने समझा, क्यों बेटा खुश हो, वो माया जाल में मुक्त हो गई, जंजाल में छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। तो एक तरफ माया मोह का शास्त्र ज्ञान, दूसरी तरफ शराब की लत, और एक तरफ परलोक वैकुंठ की कामना, दूसरी तरफ अकर्मण्यता, एक तरफ कफन के पैसे से भरपेट खाने की तृप्ति, दूसरी तरफ गरीबी की चिंता से मुक्ति। कैसा ज्ञान है यह, कैसी है
धार्मिक परंपरा। हमने नीति कर्म को बांध दिया परलोक से माया मोह के छुटकारा पाने से। तो यह ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान है। गीता का प्रतिपाद्य कर्मयुग तो छूट गया, केवल वैकुंठ और परम धाम स्मरण रह गया। ब्राह्मण धर्म की बलिहारी हमारी नमों से मतलब नसों में ही रामायण महाभारत का उदात्त भाव नहीं, केवल परलोक ही शेष है। तो प्रेमचंद की चोट इसी अकर्मण्यता, अंधविश्वास, अज्ञानता और अफहीज पर ही है। वे गरीबी का अंकन करते हैं, साथ ही उसके मूल में जो अंधकार है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। कफन के माध्यम से कहानीकार की अभिव्यक्ति यही दिखने को मिलता है। मगर इन दोनों को लोग इसी वक्त बुलाते हैं जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतुष्ट कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता है। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये तो इनकी प्रकृति थी, विपन्न जीवन था। इनका घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के मिला कोई और संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे, संसार की चिंता से मुक्त थे, कर्ज से लदे हुए थे, गलियां भी खाते थे, मार भी खाते थे, मगर कोई गम नहीं थे। दिन इतने की वसूल की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज भी दे देते थे। तो ये है हमारी मनोवृत्ति जो हमें रसातल ले जा रही है। हम दीन है, अंकिंचन है, कर्ज ही हमारा सहारा है, फिर भी हम काम से जी चुराते हैं। तो प्रेमचंद ने गरीबी का नहीं, गरीबी के कारण पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो किस कारण से आप गरीब हो ये दिखना चाहिए। वे यहाँ मार्क्सवादी या जनवादी साहित्यकार नहीं, बल्कि मानव के कर्तव्य की तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। तिलक मतलब जो कहते हैं हम गरीब है, अरे क्यों गरीब हो तुम, ये प्रेमचंद कह रही है। ये किस लिए गरीब हो, क्योंकि आप मतलब काम नहीं करोगे, पैसे मतलब काम करेंगे तो पैसे मिलेगा, तो आलसी हो गए, कामचोरी हो गए तो कैसे पैसे आएगा घर। तो इसीलिए गरीबी का कारण प्रेमचंद ने बताए हैं। और यदि हम कहेंगे ये जो मतलब प्रेमचंद जी ने यहाँ मार्क्सवादी या जनवादी साहित्यकार नहीं, बल्कि मानव के कर्तव्य की तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। तिलक, गांधी, गोखले सब ने इस भारतीय मनोवृत्ति का निंदा की और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या इस काहली को दूर करना था। इसीलिए गांधी का स्वराज्य संग्राम चरखे पर, अर्थ पर आधारित था। गांधी आश्रम में, सभागृह में मैं रह चुका हूँ, श्रम पर सर्वाधिक बल था। यहाँ प्रेमचंद चिंतक है, वे गांधीवादी है। अज्ञानता को मूल मानते हैं सारे वतन का तरफ। वो ये भी मानते हैं कि भगवान के सहारे जीने वाला अजगर कभी भी उन्नत नहीं कर सकता। इस लोक की अवहेलना और स्वर्ग के प्रति लालसा हमारी उदात्त संस्कृति का अंग नहीं। ज्ञान का यथार्थ अर्थ है गरीब से मुक्ति, अन्न ही ब्रह्म है। यह उपनिषद का वाक्य सदा सत्य रहेगा। तो प्रेमचंद अंधविश्वास पर प्रहार कर रहे हैं। यहाँ शोषण की समस्या नहीं, जिंदगी को अपनी अज्ञानता से असफल बनाने की बात की है। तो प्रेमचंद अत्यंत इसी तथ्य को इंगित कर कहा है कि दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उनने बहुत पहले ही जीत लिया था। तो जीत सबसे व्यंग को उभारा गया है कि यह इंद्रिय विजय, लालसा विजय, यह मुक्ति मानवता पर कलंक है। संसार के उत्तरदायित्व से पलायन पर कहानीकार का यह व्यंग है कि प्रेमचंद इस लोक पर, यथार्थ पर हमारी सोचने की शैली प्रकाश डालते हैं कफन के चरित्र के माध्यम से। तो यहाँ कथानक गौण है, प्रमुख है घीसू माधव का उत्तरदायित्व से भागना, जिसकी कमाई खा रहे थे कि उसी की अवहेलना थी। और कफन में यथार्थवाद और आदर्शवाद के
बारे में यदि हम कहेंगे तो यथार्थ का अर्थ है क्या है और आदर्श के क्या होना चाहिए। हम कैसे हैं ये है वर्तमान और कैसा होना चाहिए ये लक्ष्य है प्रेमचंद जी के। तो गरीबी, असहाय अवस्था, चिकित्सक का अभाव, झुपड़ी की जिंदगी, मूर्ति का दर्दनाक दृश्य, एक प्रसूता का कारुणिक बिंब इस कहानी का आरंभ है। तो कफन कहानी का आरंभ कहाँ से शुरू होता है ना, एक गरीब से, एक असहाय अवस्था से, चिकित्सक का अभाव से, झोपड़ी की जिंदगी से, मूर्ति का दर्दनाक दृश्य, एक प्रसूता का कारुणिक बिंब से ही कहानी शुरू होता है। तो झुपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुद्धिया वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिलाने वाली आवाज़ निकलती कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी की भाषा शैल बिंब को जीवंत बनाने में सफल है। एक एक शब्द को प्रयोग किए हैं प्रेमचंद जी ने, कहानकार की अभिव्यक्ति में सहायक है। जाड़े की रात, प्रकृति की सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हुए बुझ हुए अलाव, जवान बीबी वेदना से पछाड़ खा रही थी, दिल हिला देने वाला आवाज़ कलेजा थाम लेते थे। ये छोटे छोटे वाक्यांश जो है, मुहावरे जो है, सार्थक विशेषण जो है, सभी परिवेश के चित्रण में सहायक हुआ है जो प्रेमचंद जी ने किए हैं। यह भाषा शैली प्रेमचंद की पहचान कर रही है। और प्रकृति के सन्नाटे में डूबी हुई जो है, ये यदि हम कहेंगे प्रसाद द्वारा जो पुरस्कार जो कहानी, इसमें क्षण में सन्नाटा छा गया, सन्नाटा का पर्याय नहीं है। तो संस्कृत सन्निधि कहेंगे मृत्यु समाप्ति, इससे इसका संबंध सन्नाटा मारना, सन्नाटा छानना के सदृश ही सन्नाटा में डूबता है, जैसे बिल्कुल चुप्पी, निस्तब्धता, इसी तरह। तो पछाड़ खाना हींट पछाड़ना में पटक कर गिराने का भाव जो है, वही भाव पछाड़ खाने में है। वेदना से पछाड़ खा रही थी अर्थात बेचैनी से लूट पुट रही थी। तो यह ठेठ प्रयोग प्रेमचंद ने देहाती परिवेश को प्रमाणित कर रहा है। तो और बुझा हुआ अलाव जो है ये मृत का अवस्था की ध्वनि दे रहा है। बुझा हुआ अलाव का मृतक अवस्था की ध्वनि दे रहा है, यह अर्थ है। सर्वत्र मृत्यु, प्रसूति की पीड़ा दिल हिला देने वाली अर्थात सुनने वाले को व्यस्त क्षुब्ध करने वाली आवाज़। यह ग्रामीण प्रयोग का अपना प्यार नहीं रहता। तो प्रसूति क्रंदन इतना भयानक है कि सुनने वाले को भी कलेजा या दिल थामना पड़ता है। थामना पकड़ना, सहारा देना। बिल्कुल ठेठ प्रयोग हुआ है अवधी भाषा में। तो पद्मावत और कबीर साखी यदि कहेंगे, ये प्रयुक्त द्रष्टव्य लेखक की कृति कबीर ग्रंथावली साखी जो है, और लय जो है, लय का संस्कृत जो लीन होना, डूबा, सारा गांव अंधकार में लय है, यह प्रलयलात्र के भाव है। ये सभी प्रयोग प्राणवंत है और हिंदी के सामर्थ्य प्रमाण है। तो भाषा का यह सहज प्रभाव प्रमाणित किए हैं प्रेमचंद जी ने भाषा के ऊपर अधिकार जमा किए हैं। पर प्रेमचंद के प्रयोग का कुछ भी उपेक्षित दिखने को मिलता है। और एक तरफ यदि कहेंगे तो भीम घिसू और माधव के कामचोर होने का, तो चमार का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। तो घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। तो माधव इतना कमजोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसीलिए इन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। तो घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद न हो तो घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता था और माधव बाजार में बेच आता। और जब तक पैसे देते दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। यदि हम कहेंगे कुनबा का कुटुंब, तो कबीर ने कुनबा का प्रयोग किया है। कुनबा का घरना,
ठेठ प्रयोग है यहाँ पर। तो प्रयोग क्या है, तो प्रयोग है तो बदनाम फारसी, बदनाम जो है फारसी शब्द का प्रयोग है। तो बेदर्द, बेवफाई भी प्रेमचंद ने इन प्रयोग का भी ऐसा खपाया है कि वे घरेलू लगते हैं। सच्चाई यह है कि इनका पर्याय नहीं है, इनकी तीव्रता और यथार्थता है। आप घंटे आराम करता तो घंटे भर चिलम पीता। तो मैं पूरा बिंब प्रत्यक्ष है कामचोर कुनबे का और भारतीय गरीब मजदूरों का घर में मुट्ठी भर भी अनाज न हो तो यह भी आलस्य और अपाहिज का सटीक अंकन है। जब तक घर में अनाज है तब तक काम क्यों करें। तो ये है पिछड़ वर्ग की पहचान, विशेषत हरिजनों की। तो प्रेमचंद ने नज़दीक से देखा परखा है गांव की जिंदगी को। जब तक पैसे रहते तो दोनों मारे मारे फिरते, अर्थात तब तक उन्हें कहीं जाकर कमाने की चिंता नहीं थी, मतलब मौज मस्ती संतुष्टि। तो कोई आकांक्षा लालसा अरमान नहीं है। अकर्मण्यता नस नस में था। पिछड़े हैं, दलित हैं तो क्या संस्कार काम न करने के हैं, उद्यम से भागना मनोवृत्ति है। तो हमारे गांव गरीब है, इसके पीछे हमारा संतुष्ट रहने का दर्शन है। तो संतुष्ट की यह है प्रकाष्ठा, यथार्थ स्थिति का एक जीवंत अंकन है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने इसी तरह, आप ये देख लीजिएगा, इसी तरह वर्णन किए हैं कैसे प्रेमचंद जी ने भारतीय गांव और उसमें रहने वाले की गरीब, उनकी मनोवृत्ति, उनका रहन सहन, उनके सोचने का ढंग, उनका जीवन धर्म के प्रति दृष्टिकोण सभी विश्लेषणात्मक चित्रण करते हैं और पाठक के भीतर करुण और सहानुभूति के भाव भी जागृत करते हैं। तो वे पाठक को पहचान करते हैं कि अपने देश की ज्वलंत समस्याओं की साथ ही वो चाहते हैं कि वो गरीबी, आलस्य, अकर्मण्यता, अंधविश्वास, भ्रांति से जुए और सत्य का साक्षात्कार करे। यही साहित्यकार का उत्तरदायित्व है समाज के प्रति। तो प्रेमचंद इसीलिए महान कलाकार है कि प्रेमचंद का रूम रूम में गांधी की भांति आतुर है भारतीय नव जागरण और स्वातंत्र्य के लिए। तो हरिजनों और दलितों से उन्हें विशेष लगाव है कि गांधी की तरह वे मानते हैं कि गरीब का उन्मूलन गांव से आरंभ होगा, शिक्षा का प्रसार गांव से होगा। हिंदुस्तान का अस्तित्व गांव में है, गरीब कुनबों में है, यह जन जन को समझना होगा। तो गांधी जी के हरिजन, यंग इंडिया की ध्वनि इनकी रचनाओं में प्रकट हुआ है। तो प्रेमचंद साहित्य तत्कालीन सामाजिक स्थिति का, आर्थिक स्थिति का और मानसिक चिंतन प्रक्रिया भी किया है। और प्रेमचंद कहानीकार, उपन्यासकार ही नहीं, एक इतिहासकार भी है। इतिहास पुराना मतलब पढ़ सकता है पर मृत नहीं, वो हमें अतीत से मतलब अतीत में ले जाकर नई दृष्टि देता है। आगे बढ़ने के लिए वो हमारी कमजोरियों का आईना है। एक तरफ भावांकन, एक और भावांकन यदि हम कहेंगे तो ये माधव को भय था कि वो कोठर में गया तो घिसो आलू का बड़ा भाग साफ करता। ये भाव का भावांकन है, मतलब भावांकन है। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने देगा। तो इससे हम कहेंगे समाजशास्त्र दृष्टि से तो चुड़ैल का मतलब कैसे अंधविश्वास था। इस कहानी में अंधविश्वास दिखने को मिलता था, जैसे चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है, जिसका कभी मुंह न देखा आज सबका अब आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखो, उसे तन की सूद भी तो न होगी। तो सूट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। तो मेरे 9 लड़के हुए घर में कभी न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार ही लगा जाता है। और प्रेमचंद जी ने किसान की दुर्बलताओं का भी टिप्पण किया है, जैसे जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत, उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसान की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इसी तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बातें नहीं है। तो प्रेमचंद जी ने किसान की मेहनत और उसका संपन्न लोगों द्वारा शोषण चित्रित करते हैं। जहाँ भी उन्हें अवकाश मिलता है वही उनका साम्यवादी दृष्टिकोण है।
वे शोषण के विरुद्ध में खड़े थे। प्रेमचंद जी ने यही यथार्थ और मानववादी दृष्टिकोण प्रेमचंद को तत्कालीन छायावादी कवियों से अलग करता है। यही वे मार्क्सवाद से प्रभावित है, एक शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग, यही वर्ग द्वंद्व है, पर प्रेमचंद हिंसा से शोषण की प्रवृत्ति को मिटाने की पक्षधर नहीं है। वे सृजनात्मक निर्माणात्मक विचारधारा के हैं, गांधी की भांति, मतलब गांधी की तरह वो एक सृजनात्मक निर्माणात्मक विचारधारा है। वे मानते हैं कि एक बार भी हिंसात्मक हथियार अपनाया गया तो नहीं रुकेगा, इसीलिए वे अहिंसा, करुणा, हृदय परिवर्तन के पक्षधर थे। तो प्रेमचंद क्रांति चाहते थे। किसानों की विचारधारा में वे मानते थे कि किसान विचार शून्य है। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूहों में शामिल होने के बदले बैठकवाजों की कुर्सित मंडली में जा मिला था। बैठकवाजों की मंडली प्रेमचंद का विशिष्ट प्रयोग है संपन्न और शोषक वर्ग के लिए। प्रेमचंद आगे इसी क्रम में अपने विचार स्पष्ट करते हैं। हाँ, उसमें वह शक्ति न थी कि बैठकवाजों के नियम और नीति का पालन करता। तो प्रेमचंद का व्यंग्य है कि बैठकवाज या मुफ्तखोर समाज पर, जहाँ उसकी मंडल के और लोग सरगना और मुखिया बने हुए थे, तो उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। सरगना और मुखिया लोग सामान्यतः पुलिस वालों के, जमींदारों के चाटकर होते हैं और उनके दाहिने हाथ। इसीलिए प्रेमचंद की यह दो टूक टिप्पणी है। तो प्रेमचंद गलत ढंग से अधिकार प्राप्त करने वालों या धन संग्रह करने वालों के विरुद्ध में थे। न वे गरीबी चाहते थे और न वह अमीर जो शोषण कर आधारित हो। यह था प्रेमचंद का सामाजिक दर्शन। बैठकवाजों की कुत्सित मंडली में कुत्सित शब्द अभिप्राय है और प्रेमचंद की दृष्टि को स्पष्ट करता है कि प्रेमचंद मानते हैं कि शोषक वर्ग गरीबों और निरीह प्राणियों की सरलता और निरीहता का बेजा फायदा उठाते हैं। शोषक वर्ग ने सरलता का मतलब सच्चाई और निष्कलुषता, निरीहता का मतलब दुर्बलता, वेजा का मतलब नाजायज या नामुनासिब, अनुचित, अन्यायपूर्ण। प्रेमचंद की सहानुभूति शोषित वर्ग के साथ ही वे अनुचित अन्यायपूर्ण लाभ के विरुद्ध में खड़े हैं। वे गांधी की भांति सत्याग्रही है। कौन? प्रेमचंद जी। तो सरलता और निरीहता मतलब संतों के गुण है, पर प्रेमचंद इससे अक्रमण्य, सीधे साधे निर्धन किसानों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो गरीब रहते हुए निष्पृह होना पतन का लक्षण है। सरलता, सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता संतों का गुण है। व्यवहारिक जीवन में सरल होने पर शोषण का शिकार होना पड़ता है। तो प्रेमचंद जी ने इसी कहानी से कहते हैं कि गरीब का माल बटोर कर कहाँ रखोगे, बटन में तो कभी कमी नहीं है। तो बटोरना का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। तो संस्कृत में पाली प्राकृति से भाव शब्द नहीं है, ठीक है। तो प्रेमचंद जी इसी कहानी में कहते हैं कि वो न वैकुंठ में जाएगी, तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीब का दोनों हाथों से लूटते हुए और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में न चढ़ाते हैं। आज भी यही स्थिति का बल्कि बदतर है। तो घिसो माधव चमार के आलस्य, उनकी सांसारिक कर्तव्य के प्रति उपेक्षा है, उनकी अनुचित निश्चितता का एक चित्रण भी है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और अलाप के सामने अपनी धुतियाँ उड़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे हैं, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियाँ मारे पड़े हों। ये बुद्धिया यहाँ पर मतलब बुद्धिया करा रही थी। तो प्रेमचंद ने उनको अजगर कहकर यह संकेत किया है कि वे कितने निकम्मे और कामचोर थे। अजगर करे न चाकरी प्रसिद्ध है कि प्रेमचंद के सादृश्य सटीक और अर्थ में होते हुए गेंडुली मारना ठेठ प्रयोग है। गेंडुली का मतलब कुंडली जो कहते हैं, गेंडुरी अजगर जो का प्रयोग तुलसीदास ने वैठी रहस्य अजगर इस पापी का प्रयोग किया है। उसके बाद बुद्धिया की मूर्ति का बुद्धिया की मूर्ति का बिंब यहाँ पर है कि सबरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी, उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी।
उसके पेट में बच्चा मर गया था। तो गांव में चिकित्सा के अभाव में ऐसी ही मौतें होती रहती है। तो प्रेमचंद सामाजिक स्थिति का भी परिचय यहाँ पर दिए हैं कि देखिए, गांव में चिकित्सा के लिए एक हॉस्पिटल नहीं है, एक चिकित्सक खाना नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है। कैसे जो भी स्त्रियां प्रसव वेदना से तड़प रही है वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रही है। तो गांव में चिकित्सा के अभाव ऐसे ही मौतें होती रहती है। ठीक है। और सामाजिक मनोवृत्ति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जब तक बुधिया संकट में थी घिसु माधव ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, तटस्थ से थे। पर जब वो चल बसी तब जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। ठंडी हो गई थी, मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें, सशक्त प्रयोग हुआ था। और सामाजिक प्रथा के बारे में यदि हम कहेंगे तो ये तो व्यंग प्रधान है सामाजिक प्रथा के ऊपर। जैसे कैसे बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने का पर नया कफन चाहिए। गरीब और नया कफन यह विडंबना है। न जिंदा रहते तन ढकने का वस्त्र, न मरने पर इतनी गरीब पर भी वे उससे जूझना नहीं चाहते। इनका ध्यान मौज मस्ती पर था, कमाई पर नहीं। तो इसी यथार्थ के चित्र हैं प्रेमचंद। जमींदार उन्हें हरामखोर ठीक ही कहता है। और सामाजिक सहयोग देहाती जीवन की विशेषता यदि हम कहेंगे तो जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। घिसू के 5 इसे करके घिसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। तो कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। ये सब मतलब इधर लोग बांस काटने लगे। तो प्रेमचंद की कृतियाँ जो है कृतियों में समाजशास्त्र अध्ययन की अतुल सामग्री है। हमारा सांस्कृतिक इतिहास भी इसमें अभिव्यक्त हुआ है। कफन खरीदने निकले और दारू शराब पीने लगे। यह है अंधकार का राज्य इस देश में। नशे की लत गरीब बना रही है। गांधी आंदोलन इसी नशे की लत को निर्मूल करना चाहता था। तो प्रेमचंद ने इसी कहानी में दारू और उसके पियकोकड़ों की बर्बादी का अंकन कर हमारा ध्यान इसी क्रूसित दशा की तरफ खींचा है। जब हम हरिजनों दलितों के जागरण उद्धार का ढिंढोरा पीटते हैं। 5 रुपये का उपयोग कफन में नहीं, बोतल पीने में है। तो घिसू बोला, कफन लाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। लोग पूछेंगे कफन कहाँ है, कहें दे कि रुपये कमर से खिसक गए। तो प्रेमचंद हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दिवालेपन और गैर जिम्मेदारी के स्वभाव से केवल विकल्प थे। उन्हें देश की सर्वभावेन पतनावस्था से ही व्यग्रता थी। तो घिसू माधव प्रतीक है कि हमारी कमजोरियों बुरियों के हैं। तो कहानीकार के ये हैं लिखने को मिलता है। ठीक है। और यदि हम कहेंगे तो दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे। तो ये जो लिखा गया है इस कहानी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कफन को जनवादी समालोचक मार्क्सवाद से प्रभावित मानकर प्रेमचंद को जनवादी साहित्यकार मानते हैं। पर प्रेमचंद की यह कहानी भी जीवन के मूल्यों से संबंधित है, जिनकी तरफ गांधी जी का विशिष्ट ध्यान था। तो घिसू माधव की गरीब यथार्थ है। प्रेमचंद का यथार्थ का चित्रण करके संतुष्ट नहीं होते हैं। वे उसके मूल में जाकर हमारी वैचारिक कमजोरियों को ही उजागर करते हैं। इसके साथ ही हमारे सूचन के दूषित ढंग पर आधारित करते हैं। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी के बारे में कुछ कहा है कि किस तरह इस कहानी को लिए हैं प्रेमचंद जी ने। कफन की संक्षिप्त में बारे में यदि कहेंगे तो मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कफन के बारे में। तो कफन स्वर्गीय प्रेमचंद जी की अंतिम रचना है, ये तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उदात्त मानवीय गुणों
एवं आदर्शों पर विश्वास करने वाले कहानीकार प्रेमचंद जी ने अपनी पूर्ववर्ती प्राय सभी कहानियों को किसी न किसी विशिष्ट आदर्शों को सामने रखकर चर्चा की है, रची है। पर कफन की रचना करते समय उन्हें आदर्शों के पास तक फटकने नहीं दिया। तो जीवंत अनुभव ने जिन कटु सत्यों और घोर यथार्थ से उनका अंतरंग परिचय कराया था, तो सभी उसके आलोक में उन्होंने इस पूर्ण यथार्थवादी कहानी कफन का सृजन किया है। तो कहानी का कथानक क्या है? कामचोरी, अपने आप से, अपनी मानवीयता की चोरी आदि भावों विचारों से संबंध है। तो कुटीर के भीतर प्रसव वेदना से कराह कर दम तोड़ रही पत्नी या पुत्रवधू को देखने जाने के लिए पति या ससुर जाने को तैयार नहीं है। वो पति जो उस वेदना का एक प्रत्यक्ष एवं सबल कारण है, मतलब घिसू के शब्दों में कहेंगे तो बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतने बेवफाई। वह माधव भी प्रसव वेदना से गहराती छटपटती पत्नी को देखने नहीं जाना चाहता। क्यों? बाप बेटे के मन में एक ही चूर वही जिसने उन्हें निकम्मा, निठल्ला और पूरे समाज में त्याज्य बना दिया है, वही चूर छिपा है कि उनके जाने के बाद दूसरा बूझ रहे अलाप से भुने रहे सारे आलू खा जाएगा। बस हवा तड़पती छटपटाती रहती है। ये दोनों अलाप से निकल कर जीभी पर चिपक जाने की सीमा तक गर्व आलू छिल छिल कर खाते रहते हैं। तो साथ ही युग युगों से भूखा पर अनुभवी पिता यीशु बेटे माधव को मानवीयता, पत्नी के प्रति कर्तव्य परायणता का मात्र उपदेश भी देता रहता है, जिसका असर बेटे पर तनिक भी नहीं होता है। कारण वही मन में छिपा चूर है कि उसे भेजकर बाप यीशु सभी आलू स्वयं चट कर जाना जाता है। तो यीशु से चट कर लेकर अतीत में घटित किसी जमींदार की दावत का भी वर्णन करता है, जिसे शायद शायद पहली बार बढ़िया खाना उसने जी भर कर खाया था। वैसा खाना खाने की बलवती लालसा उसके मन को आज भी कचोटती रहती है। जो हो, इनकी बातों के साथ होने वाली सुबह माधव की पत्नी की मृत्यु का भी संदेश लेकर आता है। इसी प्रकार कथानक का आरंभ सहज मानवीय दुर्बल प्रवृत्तियों के अंतर्गत अत्यंत सजीव रूप से सामने आता है। वो कहानी की मूल संवेदना के सर्वथा अनुरूप बन पड़ता है। इसके बाद आरंभ होती है कथानक के आरोह या विकास की प्रक्रिया। यो वह देखी जा सकती है कि जहाँ तक अपनी विवशताओं का रूना रूकर घिसू और माधव मूर्तिका के अंतिम संस्कार के लिए अनाज, लड़कियों आदि एकत्र करते हैं और जमींदार तथा गांव के बनियों महाजनों के 5 रुपये नकद जमा कर कफन लेने के लिए चले नहीं जाते हैं। तो विकास की इस प्रक्रिया में कहानीकार ने गांव के जमींदार घिसू माधव और ग्रामीण जनों के पारस्परिक संबंधों, व्यवहारों, ग्रामीण जनों की उदार या धर्मवीरो मानसिकता के पूर्ण परिचय भी दिया है। वो कहानीकार के इन शब्दों से स्पष्ट रेखांकित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था इस कहानी का समीक्षा, जो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए भाषा शैली भी देखेंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें किसी भाषा शैली प्रयोग किया गया है इस कहानी में। मैं तो ऑलरेडी भाषा शैली के बारे में बता चुकी हूँ, तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी में किस तरह भाषा प्रयोग किए हैं, कौन सी शैली प्रयोग किए हैं इस कहानी में, ये देख लीजिएगा। कथोकथन भी है इस कहानी में, पढ़ लीजिएगा आप सभी ने। ठीक है, तो उसके बाद
यदि हम कहेंगे तो इस कहानी से हम क्या समझे ना, कफन कहानी उस अर्थ में उद्देश्यमूलक नहीं है जिस अर्थ में प्रेमचंद की पूर्व की कहानियाँ उद्देश्यमूलक हुआ करती थी। तो प्रेमचंद ने यह यथार्थ को सृजनात्मक रूप में ग्रहण किया है। कफन में विषमतामूलक समाज की विकृति पर प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में सामाजिक व्यवस्था पर कहानीकार ने कठोर तीव्र व्यंग करना चाहा है। पूंजीवादी शोषण के नीचे दबा हुआ मनुष्य किस प्रकार अमानवीय हो जाता है, यही इस कहानी में प्रेमचंद ने बताना चाहा है। ठीक है, और कफन कहानी का मूल उद्देश्य एवं संबंध उस परंपरागत एवं सामंती व्यवस्था को दोष को उजागर करना प्रतीत होता है। किसी संघर्षशील कर्मठ व्यक्ति को भी अपनी हीनताओं के कारण कामचोर, हृदयहीन एवं उच्छा बना दिया है। उसे यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि जब दिन रात खटने और खून पसीना बनाने पर भी भूखों ही मरना है तो फिर काम किया ही क्यों जाए। तो इसी तरह ये कहानी में देखने को मिलता है। तो पढ़ लीजिएगा और आई होप आप समझ पाएंगे। ठीक है, कफन का यथार्थवाद जो है, प्रेमचंद यथार्थवादी कलाकार है और कफन में भी यथार्थवादी अभिव्यक्त हुआ है। जब जमीन चली जाती है तो किसान मजदूर बन जाता है और जब मजदूरी के मिलने में भी अनिश्चय रहता है तो वो उपजी बन जाता है। तो घीश्वर माधव इसी अनिश्चय की आशंका के आक्रमण्य हो गए हैं। कफन कहानी यदि देखा जाए तो बुद्धिया के कफन की कहानी न होकर मानवीयता और मृत बुद्ध की कहानी है। अतः घीश्वर माधव की आक्रमण्यता व्यक्तिपरक न होकर समाज परक है, जहाँ आजीविका की अनिश्चितता दिखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रेमचंद जी ने सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह किया है। जैसे कहेंगे, घीसू खड़ा हो गया और उसे उल्लास की लहर में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा वैकुंठ में जाएगी। तो किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो न वैकुंठ में जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे। तो गरीब के दोनों हाथों से लूटते हैं और पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह दिखने को मिलता है। और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के बारे में यदि हम कहेंगे तो प्रेमचंद की कहानी कफन जो है, कफन का आधार मनोवैज्ञानिक है। इसमें घीश्वर माधव के अकर्मण्य मन की गुंथियों और उनकी भावनाओं का सजीव चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। मानव सरोवर की भूमिका में भी प्रेमचंद ने इस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को अंकित करते हुए लिखते हैं कि गल्फ का आधार घटना नहीं, मनोवैज्ञानिक अनुभूति है। ठीक है, तो ये इस कहानी में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर किया गया है। तो देख लीजिएगा आप सभी ने। और यहाँ पर मानवीय दुर्बलता का चित्रण भी किस तरह का किया गया है घीश्वर माधव को लेकर, ये भी देख लीजिएगा। और व्यापक जीवन की समावेश भी किस तरह था। ठीक है, तो इससे हम कहेंगे तो कफन कहानी सारे सम्मुख एक आदर्श उपस्थित करती है। यह बताती है कि देश के आलस्यों की कमी नहीं है, इसलिए हमारा देश अन्य कर्मशील देशों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ है कि नहीं। यह कहानी हमें आराम हराम की याद दिलाकर कर्म में प्रबुद्ध करती है और यह कहानी हमें घीश्वर माधव जैसे निकृष्ट लोगों के विचार को छूने का प्रेरणा भी देती है इस कहानी में। और इस कहानी जो है, इस कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त भले ही, किंतु पात्रों के चारित्रिक वैशिष्ट तथा मनोवैज्ञानिक रहस्य की अभिव्यंजना से इसे अत्यंत मार्मिक बना दिया गया है। तो इस कहानी का वातावरण जो है सजीव और मार्मिक है, संवाद स्फूर्त और संबंध भी है। इस कहानी की भाषा भी मुहावरेदार एवं सरल और इसका उद्देश्य जो है शोषित के प्रति सहानुभूति सहानुभूति जगाकर सर्वे भवन्तु सुखिनम की तरह उन्मुख करना है। इसी प्रकार प्रस्तुत कहानी शिल्प की उत्कृष्टता की दृष्टि से प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है, जो युग बुद्धि की गरिमा से मंडित है, यथार्थ की अनुप्राणित और आदर्श की तरफ उन्मुख भी है। ठीक है, तो ये था कफन कहानी के बारे में। तो आई होप आप सभी ने समझ पाए होंगे।
कीजिए कैसे इस कहानी से हम क्या सीखने को मिला, क्या दिखने को मिला। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से समाज को मतलब पाठक को क्या संकेत दे रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कफन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो मेरी क्लास आप सभी को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।